हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष पांडे और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे स्टार्स के बारे में। स्टार्स हमारे ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट में से एक है और हमारे ब्रह्मांड में फैली हुई कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे गैसेस स्टार्स से ही आते हैं जो हमारे यूनिवर्स में फैल चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्टार्स के फॉर्मेशन के बारे में। स्टार सबसे पहले कैसे बने? जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एटम्स बने, एटम्स से डस्ट से क्लाउड, क्लाउड से नेबुला, नेबुला के बाद जैसे कुछ बड़े बड़े क्लाउड्स बन गए जिससे डस्ट पार्टिकल कॉस्मिक क्लाउड्स कहते हैं। ऐसे ही एक बड़े क्लाउड को हम अगर इसको ओरियन नेबुला का नाम दे दें, एक बहुत ही बड़ा नेबुला है ओरियन नेबुला। ये जो क्लाउड्स होते हैं ये करोड़ों किलोमीटर लंबे लंबे होते हैं। अब इतने लंबे हैं तो इनमें डस्ट पार्टिकल है तो वजन भी बहुत ज़्यादा होगा। वजन इतना ज़्यादा हो जाता है कि अपने ही वजन को, अपने ही मास को, अपने वेट को संभाल नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो कहीं तो सेंटर इधर की तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो ये इसको खींचेगा, इसको खींचेगा, ऐसे ही सब एक दूसरे को खींचना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है कि जब ये खींच रहे होते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन है, थोड़ा यहाँ है, तो ये एक दूसरे को यहाँ पे इधर के तारे इधर अट्रैक्ट होने लगे, इधर वाले इधर होने लगे। अब यही जो एक ये बादल था, ये बादल कुछ इस तरीके से 3 भागों में बट जाता है। और चूंकि ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हर चीज़ घूमती रहती है, ब्रह्मांड जब फटा तो हर चीज़ घूम रही थी, ये भी घूम रहा होता है। अब यहाँ पे वजन ज़्यादा हो गया, यहाँ ज़्यादा हो गया, यहाँ ज़्यादा हो गया, तो ये टूट जाते हैं और ये टूट के अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग निकल जाते हैं, अलग अलग ऐसे तरीके से निकल गए, कुछ दूरी दूरी पे फैल जाते हैं। और जो ये बाहर के ये बिंदियाँ देख रही हैं, ये जो डस्ट पार्टिकल क्लाउड्स हैं, सारे के सारे तो तारे बनते नहीं हैं, कुछ इनमें से प्लैनेट्स बन जाते हैं, कुछ एस्ट्रॉइड्स बन जाते हैं, कुछ ऐसे ही डस्ट पार्टिकल रह ही जाते हैं। तो अब ये जो अलग होते हैं ये एक्चुअली आप जब भी देखोगे तो कहीं भी तारा सिंगल नहीं दिखाई देता। स्टार्स के हमेशा ग्रुप होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, जैसा मैंने एक वीडियो में बताया था प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बारे में, जहाँ 3 तारों का एक समूह था। वैसे ही मान लेते हैं ये भी 2-3 के समूह हैं और ये टूट के अलग हुए और इस तरीके से बन गए। और ये फिर तारे थोड़ी सी दूर और हो जाते हैं क्योंकि टूटे होते हैं, स्पीड में घूम रहे होते हैं, थोड़ी दूरी बना के एक ग्रेविटेशनली फील्ड में जाके स्टेबल हो जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेन सीक्वेंस स्टार्स के बारे में। मेन सीक्वेंस स्टार्स मतलब हमारे सन जितने बड़े, हमारे सूरज जितने बड़े अगर तारे हों, तो जब ये जो मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पे कि कुछ छोटे छोटे क्लस्टर्स बनते हैं और फिर एक्चुअली होता क्या है कि वो एक दूसरे से टकराव शुरू हो जाता है। अब जब ये अलग होते हैं, ये एक दूसरे से जब जुड़ना शुरू होते हैं, मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे धब्बे होते हैं, ये एक दूसरे में जब ऐसे घुसना शुरू होते हैं तो ये टकराना शुरू कर देते हैं। अब जब ये टकराव करते हैं तो कोई भी चीज़ होता है उनमें घर्षण होता है, क्योंकि एक्चुअली इनमें बहुत ज़्यादा अशांति पैदा होती है और ये टकराव फील करते हैं और टकरा के बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं प्रोटोस्टार। अब प्रोटोस्टार के बाद क्या होता है कि ये प्रोटोस्टार से पूरी तरीके से तारा बनने में, मतलब एक स्टार्टिंग जहाँ से ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं प्रोटोस्टार, और फिर पूरी तरीके से स्टार बनने के प्रोसेस में तकरीबन हमारे सूरज जैसे स्टार्स को 50 मिलियन ईयर्स यानी 5 करोड़ साल लग जाते हैं। हमारा सन इसी कंडीशन में, जो कि अभी जवान है, इसी कंडीशन में अभी 10 बिलियन साल तक रहेगा। मतलब ये जो इस तरीके से हो गए, ये स्टार्स बन गए, 5 मिलियन साल, 5 करोड़ साल लगे, इसके बाद अभी अरबों साल और ऐसे ही चलता रहेगा। अब क्या होता है कि जो स्टार्स बन गए तो अब क्या है कि एक तरीके से एक बार तो फ्यूल इन्हें मिल गई, एक बार के लिए तो ये जल उठे, लेकिन एक्चुअली इन्हें हमेशा जलने के लिए चाहिए होती है एनर्जी। और एनर्जी आती है कैसे? न्यूक्लियर फ्यूजन नाम के एक प्रोसेस से। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था कि हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। इससे तारा सिकुड़ता नहीं है और लगातार जलता रहता है, हमारे तक रोशनी पहुंचती है उसकी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जैसे नेबुला था, इतना ज़्यादा भारी था तो वो एक दूसरे में सिकुड़ गया, तो तारे क्यों नहीं सिकुड़ते? तो तारे इसलिए नहीं सिकुड़ते क्योंकि जब ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होता है, तो इतनी ज़्यादा तेज ब्लास्टिंग होती है, इतनी बड़ी बड़ी ब्लास्ट होते हैं उसमें। जैसे आपको पता होगा कि अगर यहीं पे एक बम विस्फोट हो जाए तो आसपास का ये जो एरिया होगा, ये अगर यहाँ पे एक दीवार है, यही दीवार है, यहीं पे ब्लास्टिंग हो गई तो ये फटक के दूर चला जाएगा। वैसे ही जब स्टार्स का ये कोर है, कोर के साइड और ये इनर लेवल है, यहाँ पे ब्लास्टिंग हो रही होती है तो ये इसे अंदर खींचने से रोकता है, बल्कि उल्टा ब्लास्ट होने से ये दूर की तरफ ढकेल जाता है। तो जो कोर की डेंसिटी होती है वो इनको अपने करीब तो खींचती है, पर तारे की ब्लास्टिंग इन्हें यहीं पे बना के रखती है। इस तरीके से उसी प्रेशर पे हमेशा बने हुए रह जाते हैं। जितना बड़ा तारा वो उतनी जल्दी जल के खत्म होगा, क्योंकि अगर ये तारा ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, इतना बड़ा कोई एक तारा है, तो इनका प्रेशर भी तो इसके कोर की तरफ ज़्यादा होगा, ये कोर की डेंसिटी भी ज़्यादा होगी और इसे और ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा। और इतने बड़े तारे को जलने के लिए और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी तो ज़्यादा जल्दी जलेगा और जल्दी ख़त्म होगा।
तो अगर किसी को लगता हो कि बड़े तारे ज़्यादा समय तक जलेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। वो 50 करोड़ साल तक जाते जाते ख़त्म हो जाते हैं और हमारा तारा खरबों साल तक, हमारा जो सूरज है वो खरबों साल तक जिंदा रहेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर हाइड्रोजन खत्म हो गया तब क्या होगा? तो हाइड्रोजन जब यहाँ के ख़त्म हो जाते हैं, मिडिल लेयर तक की जो ब्लास्टिंग होती है, ये जब खत्म हो जाता है तो भी तो आउटर एयर में हमारे हाइड्रोजन्स बचे रहते हैं। यहाँ का ख़त्म हो जाता है तो जैसे आपको पता होगा कि एक कोयला जब होता है वो जल के जब पूरी तरीके से ख़त्म होता है तो लाल हो जाता है, वैसे ही जब यहाँ के सब खत्म हो जाते हैं तो ये लाल हो जाता है और यहाँ का हिस्सा सिकुड़ने की कोशिश कर रहा होता है, ये पूरे इसको अंदर खींचने की कोशिश करता है। पर आउटर लेयर के जो हाइड्रोजन होते हैं यहाँ पे ब्लास्टिंग कंटिन्यू रहती है। तो अभी तक तो अंदर वाला खींच रहा था और अंदर भी ब्लास्टिंग हो रही थी, तो ये बना हुआ था, पर अभी ये खींचने की कोशिश करेगा और आउटर लेयर की ब्लास्टिंग्स इससे काफ़ी दूर होती है, इसलिए ये फैलेगा, तारा और बड़ा हो जाएगा। अगर हम अपने सूरज की बात करें तो जब वो इस तरीके से फट के लाल होगा तो उसका जो आउटर लेयर होगा वो हमारे पृथ्वी तक, अगर हमारा पृथ्वी यहाँ है तो उसको भी ढक लेगा, इतना ज़्यादा फैल चुका होगा हमारा सूरज। पर इसमें अभी कम से कम 5 से 6 खरब साल बाकी हैं इस प्रोसेस तक। अब ये जब यहाँ का भी ख़त्म हो जाएगा हाइड्रोजन, तब क्या होगा? हालांकि ये जब इस तरीके से पूरी तरीके से हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रेड जायंट। तब एवरेज स्टार्स, जैसे हमारा सन एक एवरेज स्टार में आता है, ये बनता है वाइट ड्वार्फ। वाइट ड्वार्फ के बाद कभी कभी नोवा बन जाता है और जो थोड़े बड़े तारे होते हैं वो बनते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा के बाद न्यूट्रॉन स्टार्स या ब्लैक होल। अब आप लोग ये जो वाइट ड्वार्फ और सुपरनोवा, नोवा, ब्लैक होल्स के बारे में सुन रहे हैं, इन्हें हम आगे जानेंगे। हालांकि जो अगला मेरा वीडियो आने वाला है वो ब्लैक होल, वाइट ड्वार्फ और न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में ही एक्सप्लेनेशन होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।